या आपने कभी भी हमारे भारत के इतिहास को पढ़ा होगा तो आपके सामने ये नाम ज़रूर आया होगा, जिसे नादिर शाह के नाम से जाना जाता है। नादिर शाह 17 सदी में सबसे शक्तिशाली ईरानी शासकों में से एक था। उसके बड़े और दमदार सैन्य बल पर उसने कई लड़ाइयाँ जीत ली और बड़े क्षेत्र पर अपनी हुकूमत जमा ली थी। उसने भारत पर भी आक्रमण किया था। उस समय दिल्ली की सत्ता पर आसीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह आलम के हराने के बाद उसने खूब दौलत इकट्ठा की थी, जिसमें कोहिनूर हीरा भी शामिल था। उसने दिल्ली में बेरहमी से कत्लेआम मचाया था और इस कत्लेआम को आज भी पूरी दुनिया में या भारत के इतिहास में बहुत ही दुखद पल के तौर पर याद रखा जाता है, क्योंकि दोस्तों इसने ऐसा कत्लेआम करवाया था जो एक बहुत बड़ा जुल्म था। नादिर शाह का जन्म उत्तर पूर्वी ईरान के खुरासान में अफशार कजलबस कबीले में एक साधारण परिवार में हुआ था। उसके पिता एक साधारण किसान थे। उसके पिताजी का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था। कहा जाता है कि उज़्बेकों द्वारा उसे उसकी मां के साथ बंदी बना रखा था, लेकिन नादिर वहां से भाग निकलने में कामयाब रहा और एक अफशार कबीले में शामिल हो गया। इसके बाद कुछ ही दिनों में वो एक तंबके का प्रमुख बन गया। फिर जल्द ही वो एक सफल सैनिक के रूप में उभरा और उसने एक स्थानीय प्रधान बाबा अली बेग की 2 बेटियों से शादी कर ली। नादिर के बारे में दोस्तों ये भी कहा जाता है कि वो अपने शत्रुओं के प्रति बहुत जालिम निर्दयी था, लेकिन अपने अनुचरों यानी और सैनिकों के प्रति बहुत ही रहमदिल था। वो घुड़सवारी में माहिर था। उसकी आवाज़ काफ़ी गंभीर किस्म की थी और ये उसकी सफलता के पीछे की वजह भी बताई जाती थी। दोस्तों उस समय फारस की गद्दी पर साफियों का शासन था और वह साफियों का मददगार था। नादिर शाह की सैन्य प्रतिभा तथा उसकी कार्यशैली को देखकर सफवीद उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे और खुश हो चुके थे। वो सोच रहे थे कि ये बहुत ही काबिल बंदा है। उस समय साफियों को 2 साम्राज्य से धोखा था। पहला था उस्मानी साम्राज्य, जिसे उस्मानी सल्तनत भी कहा जाता है, और दूसरी थी अफगानी सल्तनत। इसके अलावा उत्तर से भी रूसी सल्तनत यानी रूस का साम्राज्य जो था वो भी सफियों पर गहरी नज़र रख रहा था। शाह सुल्तान हुसैन के बेटे तहमास ने नादिर का साथ दिया। उसके साथ मिलकर उसने उत्तरी ईरान में मशहद, जो खुरासान की राजधानी थी, उसे अफगानों को भगाकर अपने अधिकार में ले लिया। इस कार्य से प्रभावित होकर उसे तहमास से कुली खान की उपाधि प्रदान की गई। अफगानों ने राजधानी इस्फहान पर कब्जा कर लिया था। 1729 के अंत तक उसने अफगानों को 3 बार हराया और इस्फहान वापस अपने नियंत्रण में ले लिया। इसके बाद उसने अपनी सैन्य को और मजबूत करने के लिए शाह तहमाश से एक भारी कर वसूल करवाया। सेना ताकतवर होने के बाद उसने अफगानों के साथ साथ अन्य सल्तनत जैसे साम्राज्य को भी उसे धोखा था उन पर भी नियंत्रण कर लिया, जिससे उस्मानी साम्राज्य यानी सल्तनत उस्मानिया और उत्तर में रूसी साम्राज्य रशियन एम्पायर का समावेश हो चुका था। नादिर की सेना सफलता तहमाश से देखी नहीं गई। उसने अपनी सेना योग्यता साबित करने के लिए उस्मानी सल्तनत के साथ फिर से युद्ध शुरू कर दिया, लेकिन वो हार गया और उसे नादिर द्वारा जीते गए कुछ प्रदेश उस्मानी सल्तनत को लौटाने पड़े। पश्चिमी दिशा में अच्छा खासा प्रदेश अपने अधिकार में लाने के बाद नादिर पूर्व दिशा में ध्यान केंद्रित करने लगा। उसने पूर्व दिशा में सबसे पहले कंधार पर अधिकार लिया, इस बात का बहाना बनाकर कि मुगलों ने अफगान भगोड़ों को शरण दे रखी है। उसने मुगल साम्राज्य की ओर कूच किया। उसने फिर काबुल पर अधिकार जमाया और दिल्ली पर अपना निशाना साधा और आक्रमण कर दिया। करनाल में मुगल राजा मोहम्मद शाह और नादिर की सेना के बीच लड़ाई हुई। इस जंग में सेना की बहुत कम तादाद होने के बावजूद, सेना छोटी होने के बावजूद नादिर की सेना ने जीत हासिल कर ली। 1739 में जब वो दिल्ली पहुंचा, उस समय वह अफवाह फैली कि नादिर शाह मारा गया। इसने दिल्ली में भगदड़ मच गई और फारसी सेना का कत्ल शुरू हो गया। उसने इसका बदला लेने के लिए दिल्ली में भयानक कत्लेआम मचाया था। ये भी कहा जाता है दोस्तों कि एक दिन में उसने 20,000 से 22,000 लोगों की हत्या कर दी थी। इसके अलावा उसने उस समय दिल्ली की सत्ता पर आसीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह आलम से विपुल धनराशि भी जब्त कर ली थी। मोहम्मद शाह ने सिंधु नदी के पश्चिम की सारी भूमि भी नादिर शाह को दान में दे दी। हीरे जवाहरात का एक जखीरा भी उसे भेंट किया गया, जिसमें कोहिनूर हीरा भी शामिल था। कहा जाता है कि दिल्ली से लौटने पर उसके पास इतना धन हो गया था कि अगले 3 वर्षों तक उसने जनता से कर ही नहीं लिया, टैक्स ही वसूल नहीं किया। जो उसने यहाँ से वसूला था उसी राशि पर अपना शासन चलाया। नादिर शाह ने 11 वर्षों तक शासन किया और अपने कार्यकाल के दौरान उसने कई उपलब्धियां हासिल की। नादिर शाह अफसर का मकबरा एक इमारत है जिसका निर्माण मशहद में शहर में नादिर शाह की याद में किया गया था। 1917 में काजर युग में अंतिम वर्षों के कौवा अल सल्ताना ने अपने मकबरे के खंडरों के लिए उनके लिए एक नया मकबरा बनवाया और तेहरान में उनके मकबरे तक उनकी अस्थियां को स्थानांतरित कर दी गई, यानी कि ट्रांसफर कर दी।
दोस्तों, समकालीनों के अनुसार नादिर शाह एक लंबा, काली आंखों वाला सुंदर व्यक्ति था जो अपने दुश्मनों के लिए तो बहुत बेरहम था, पर अपने साथियों के लिए बहुत ही बड़ा दिल रखता था। ये 18वीं सदी के लगभग मध्य की बात है, जब माउंट कॉफ की चोटियों के नीचे उस समय दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना ओटोमान साम्राज्य पर आक्रमण करने के लिए तैयार थी। जब इतिहासकार इसे अपने समय की सबसे बड़ी सेना कहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वे इसके केवल एशिया या मध्य पूर्व की सबसे बड़ी सेना कह रहे हैं, बल्कि वे इसकी तुलना उस समय की यूरोप की सबसे बड़ी सेनाओं से भी करते थे। थोड़े ही समय में पश्चिम में उस्मानी साम्राज्य यानी ओटोमान एम्पायर में इराक और सीरिया से लेकर पूर्व दिल्ली तक बहुत से युद्धों में सफलता हासिल करने वाली ये सेना अपने कमांडर नादिर शाह के जीवन भर की रणनीति और कड़ी मेहनत का नतीजा था। साल 1743 में नादिर शाह और उसकी सेना की कार्रवाइयों की एक झलक इतिहासकार माइकल एक्सॉर्डी के इन कुछ पंक्तियों में देखी जा सकती है। नादिर शाह ने ईरान को अफगान के कब्जे से आज़ाद कराया, उस्मानी सल्तनत को ईरानी क्षेत्र से बेदखल किया, योजनाएं बनाकर रूसियों से अपने क्षेत्रों को खाली करवाया, उस्मानी सल्तनत के क्षेत्रों पर हमला किया और उसे हराया और खुद को ईरान का बादशाह बनाया। अफगानों पर उनके क्षेत्रों में घुसकर हमला किया और उन क्षेत्रों पर दोबारा कब्जा किया। फिर भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली पर विजय प्राप्त की। मध्य एशिया में दाखिल होकर तुर्कमान और उज़्बेकस को काबू में करके दोबारा पश्चिम का रुख किया और उस्मानी सल्तनत के खिलाफ सफल युद्ध भी लड़ा। ऐसा कहा जाता है कि अगर नादिर शाह ना होते तो शायद ईरान भी नहीं होता और वो अफगानों, रूसियों और तुर्कों में विभाजित हो जाता। जब नादिर शाह ने ईरानी सल्तनत की सत्ता संभाली तो यह विभाजन काफी हद तक हो चुका था। दिल्ली पर नादिर शाह के आक्रमण ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी मुगल साम्राज्य की कमजोरी के प्रति सचेत कर दिया था और एक्सॉर्डी का तो ये मानना है कि नादिर शाह ना होते तो ब्रिटिश युग देर से और अलग ढंग से शुरू होता और शायद कभी होता भी नहीं। नादिर शाह का जन्म चाहे भले ही किसी शाही या नवाबी परिवार में नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने अपनी काबिलियत और सैन्य शक्ति के दम पर ये सारा मकाम हासिल किया था। ईरानी साम्राज्य की राजधानी से दूर एक सीमावर्ती क्षेत्र में जन्मे इस योद्धा को जो थोड़े बहुत विशेष अधिकार अपने पिता की वजह से मिल सकते थे, उनके पिता की जल्दी मृत्यु के कारण इसकी संभावना भी समाप्त हो चुकी थी। इसके बावजूद जीवन जीने के लिए जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करके बेचने से जीवन की शुरुआत करने के लगभग 30 वर्षों में वो खुद अपनी खड़ी की हुई दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना के कमांडर बन चुके थे। लेकिन इस योद्धा की कहानी में भी अधिकांश कहानियों की तरह बुलंदियों के बाद जवाल आ गया, यानी पतन आ गया। नादिर शाह अपने बेटों के लिए एक मजबूत राज्य और अपनी सेना छोड़कर नहीं जा सके। इतिहासकारों का मानना है कि अगर ऐसा हो जाता तो उनका शक्तिशाली परिवार न केवल ईरान की सीमाओं को मजबूत करता, बल्कि ऐसे बदलाव लेकर आता जैसे यूरोपीय राज्यों में एक दूसरे के मुकाबले और आधुनिक सेना रखने की जरूरतों ने उसी दौर में संभव बनाई थी। इतिहासकार का मानना है कि यह भी कहा जा सकता है कि अफगानों के हाथों हार के बाद दोबारा उठता हुआ ईरान अपेक्षाकृत कमजोर मुगल और सल्तनत उस्मानी के द्वारा पैदा हुई खाई को भरता और एक ऐसे परिवार के नेतृत्व में जो शिया सुन्नी के विभाजन को मिटाना चाहता था, वो यूरोप से मुकाबले में इस्लामी दुनिया के पतन को रोक सकता था। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि नादिर शाह की कहानी का अंत इसके एक त्रासदी बना देता है, जिसे आज युद्ध की सफलताओं से ज्यादा नादिर शाह के अत्याचार और क्रूरता और अंतिम दिनों की मानसिक असंतुलन की वजह से याद किया जाता है। जब नादिर शाह की सेना दिल्ली में भारतीयों से धन इकट्ठा कर रही थी, नादिर शाह ने अपने बेटे नसरुल्लाह की शादी शहंशाह औरंगजेब की परपोती और मोहम्मद शाह की भतीजी से कर दी। दोनों परिवारों ने नवविवाहितों को महंगे तोहफे दिए और यमुना के तट पर खूब आतिशबाजी की गई। परंपरा के अनुसार मुगल अधिकारी दूल्हे की 7 पीढ़ियों का पता करते थे। जब नादिर शाह के बेटे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें बताओ कि वह नादिर शाह का बेटा है जो तलवार इब्ने तलवार है और 70 पीढ़ियों से ऐसा ही है। फिलहाल दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स अगर अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।